हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे मैथ की क्लास लेके आता हूं। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों के लिए एएलपी की क्लास में करा रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एएलपी का एग्ज़ाम भी हो गया, तो बीच में थोड़ी सी क्लास आपकी रुकी हुई थी, लेकिन आपकी क्लास आज से फिर स्टार्ट है। अब इसमें आपके नए वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए इसमें मैथ की क्लास मैं आपको कराता हूँ, इसमें कराऊंगा, जिसमें आपके एनटीपीसी से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम डेट आई है आपकी, उससे रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से इस पर मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। झंडे की ऊंचाई हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मीनार है, मीनार की चोटी पर एक झंडा लगाया गया था। हमने मान लिया कि ये मीनार हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी ये मीनार हो गई, ठीक है, ये इतनी मीनार हो गई, ठीक। अब इसकी चोटी पर झंडा लगाया गया है। कहने का मतलब इसके ऊपर यहाँ पर ये झंडा लगा दिया गया है, ठीक। अब इसके बाद आगे यहाँ पे कह रहा है मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर है कि दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब मीनार और झंडे के, पहले मीनार के शिखर की बात किया है, तो इसका पहला, ये मीनार का शिखर ये है, तो पहला कोण 45 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। कितना होगी, 45 डिग्री। फिर इसके बाद बात किया है झंडे के शिखर का, और वो भी कोण इसका यहीं से रहेगा, यहीं से। तो यहाँ पर इसका कोण हमें दिया है 60 डिग्री, मतलब कि ये पूरा कोण हमारा जो होगा, ये हमारा ये वाला कोण, ये वाला, ये पूरा होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि झंडे की ऊंचाई, मतलब हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं, यहाँ पे इसको हम नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब हमें क्या करना, झंडे की ऊंचाई यानी कि हमें एच को बताना है, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको समझिए ध्यान से। हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। क्या लेंगे, ए बी सी। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो ए बी सी का कोण हमारा जो था 45 डिग्री था, ठीक। कभी भी अगर आपको कोण 45 मिले और आधार आपका जो है वही आपका लंब बनेगा, मतलब कि ये भी आपका कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसको आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोण 45 है, जितना आपका आधार होगा उतना ही आपका इसका लंब बन जाएगा। कहने का मतलब बी से सी तक की दूरी हमारी इसकी कितनी बन गई, 20 बन गई, ठीक। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, मतलब कि इस बड़े वाले पूरे ट्रायंगल को लेंगे, इसको पूरे को यहाँ पर। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, tan, क्योंकि लंब आधार का मामला है। तो ये tan 60 चल रहा है। क्या चल रहा है, tan 60 बराबर में लंब, लंब हमारे पास क्या है, पूरा है हमारा बी डी, पूरा बी डी यहाँ से यहाँ तक। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, ये हो जाएगा बी सी और प्लस में ये हमारा बना लेगा बी सी प्लस सी डी, ये बना लेगा। फिर अपान में लंब बटे आधार हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी। ए बी का मतलब कितना, 20। इसको हम सीधी वैल्यू लिख दिए, ठीक। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे √3। क्या होती है, √3 बराबर में बी सी हमारे पास कितना, बी सी हमारा 20 है। इसके बाद प्लस में सी डी हमारा एच है और बटे में हमारा 20 है, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, आगे कंडीशन हमारी क्या बनेगी, आगे इसको हम देखते हैं। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच। इसके बाद 20 प्लस एच बराबर में ये 20√3, कितना, 20√3 हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू हमें निकालनी है एच की, किसकी, एच की। तो एच बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस करेगा तो 20√3 और माइनस में ये 20 हमारे इधर आके इसको माइनस करेगा। अब यहाँ पे सीधी वैल्यू इसकी जो निकल के आई, यहाँ पे 20 इसमें कॉमन कर देंगे तो हमारा 20 बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर आपको इससे और ज़्यादा सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये जो √3 की वैल्यू है 1.732 रखना है और इसको 1 से माइनस कर देना। ठीक, ये वाला ये सॉल्व करके फिर इसको माइनस करने के बाद इसको आपको 20 से गुणा कर देना है, आपका यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 35 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल कंस्ट्रक्टेड अराउंड दिस रेक्टेंगल। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि हमें यहाँ पे बतानी है। क्या करनी है? वृत्त की परिधि हमें यहाँ पे बतानी है। तो कैसे बताना, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा बन गया इसका रेक्टेंगल, यानी कि आयत बन गया, आयत बन गया। अब यहाँ पे जो इसके वृत्त बनेगा, समझिएगा ये जो वृत्त बनेगा इसके चारों कोने को ऐसे टच करता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई, मतलब कि इस जो हमारा आयत है इसकी लंबाई हमें 35 दिया है, चौड़ाई हमें यहाँ पे 12 दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त की परिधि बतानी है। वृत्त की परिधि बताने के लिए हमें इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो हम, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा आयत होता है उसका विकर्ण, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब ये चीज़ इसके हमेशा बराबर होगी, ये चीज़ इसके हमेशा बराबर होगी। ठीक है। और ये निकलता कैसे है, जब हम डायगोनल डालते हैं तो हमेशा जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये जो रेक्टेंगल होता है ये हमेशा ये एक समकोण बनाता है। क्या बनाता है? समकोण। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इसी त्रिभुज को लेते हुए, किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को लेते हुए, इस वाले को, इसको लेते हुए हमें यहाँ पे इसी की लेंथ हमें निकाल देनी, इसकी लेंथ, इसकी। जब इसकी लेंथ आ जाएगी तो यही हमारा इस वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, जैसे कि आपको पता है ये चीज़ कि इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट या डायगोनल बोल सकते हैं। ये बराबर होता है रूट में आधार का वर्ग, यानी कि 35 का वर्ग आपका, ठीक है, 35 का वर्ग, और प्लस में आपका ये 12 का वर्ग, ये हो जाता है, यही तो होता है। अब इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 35 का वर्ग अगर आप नहीं याद है तो आप सिंपल सा थोड़े से वैल्यू में आप इसको तोड़ करके आप कर सकते हैं 30 + 5 लिख के, 30 + 5 लिख के इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको। तो यहाँ पर इसको 35 से 30 में गुणा करेंगे 0, इसके बाद यहाँ पे 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 1 10 ही हो गया, और प्लस में 5 से गुणा करेंगे 5 × 25 और 5 × 3 = 15, 2 = 17, ये ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 आ गया। फिर इसके बाद 7 × 5 = 12, 12 और 1 हासिल 1 2 हो गया, और ये हमारा हो गया 1, मतलब 1225 आ गया। देखिए कोशिश तो आप ये करिए कि आपको वर्ग याद रहे, क्यों कम से कम 40 तक वर्ग आपको याद रहे, जिससे क्या होगा, ये चीज़ करने से आप एग्जाम में बच जाएंगे, ये चीज़ करने से। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 1225, ये 1225 हो गया, और प्लस में ये आपका हो गया 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। क्या हो जाता है, 144। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 × 4 = 9, ये 4 × 2 = 6, 5 × 9 = 4 × 2 = 6, ये 2 × 1 = 3, और ये हमारा हो गया यहाँ पर 1369। कितना हो गया, 1369। अब इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दे रहा हूँ। अब इसे हमें 1369 का वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका हमें ये व्यास हमें पता चल जाएगा 1369 का। इसका छोटा सा मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। 1369 हम लिख रहे हैं, 1369। आपको क्या करना है, इसका पेयर बना लेना है। क्या करना, पेयर बना लेना, 2 2 का। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9, ये हो गया। इसमें 3 इसको जोड़ देना है, ये 6 हो जाएगा। गुणनखंड करने से आप बच जाएंगे, 13 से 9 गया 4, और ये 6 और ये 9, अगला पेयर नीचे आ गया, 6 × 4 = 36। ठीक है। 7 × 7 = 49, 7 बार जाएगा, तो 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42, 4 = 46, मतलब ये आपका जो वर्गमूल निकल के आया, कितना निकल के आ गया, 37। कितना आ गया, 37 आ गया। अब समझिएगा ध्यान से। अब ये जो हमारा इसका व्यास जो आया है, यानी कि डायमीटर हमारा आया है 37, क्या आया है, 37। ठीक। अब हमसे पूछा है, अब इसकी हम रेडियस जब निकालेंगे, यानी त्रिज्या, तो हो जाएगी 37/2, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पे जो बोला हुआ है कि परिधि बताओ, तो परिधि हमारा क्या होता है, फार्मूला वृत्त के 2πr, तो 2
पाई की वैल्यू बोला है 22/7 लेने के लिए, 22/7 और इनटू में आर हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया है 37/2। बस इसी को आपको कर लेना है सॉल्व। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस 22 को इस 37 से गुणा कर देना है और इस 7 से इसको आपको यहाँ पे भाग कर देना है, इस 7 से इसको आपको भाग कर देना है, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला इसमें, इफ़ 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, और यहाँ पे बोला है ये हमारा जीरो नहीं थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है लेकिन जीरो से बड़ी, मतलब कि ये 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है और ये 60 डिग्री हो सकती है, इतनी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसी में से कोई एक वैल्यू होगी। अब क्या होगी, चलिए इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जैसे ये हमारा 3 tan थीटा लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये लिख सकते हैं आराम से। और बराबर में हमारे पास है 2√3 sin थीटा, ये बना लिया 2√3 sin थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम देख रहे हैं साइन से साइन हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3/cos थीटा, 3/cos थीटा, और इक्वल में हमारे पास यहाँ पे बचा 2√3, क्या बचा 2√3। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे cos की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2√3, ये लिख सकते हैं आराम से। अब इस 3 को अगर तोड़ेंगे इस 3 को, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसको यहाँ हटाते हैं √3 इंटू √3, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2√3, यही तो है। अब इसको अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया √3/2, किसकी, cos की वैल्यू। अब समझिएगा ध्यान से, cos की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2, कितना, √3/2। ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos 30 की वैल्यू, किसकी, 30, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 30, क्या मिल चुकी है 30। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही कोने पर हमें लिख लेना है 30, समझिएगा ध्यान से, ये कोने पर हमें लिख लेना है 30, मतलब कि थीटा की वैल्यू में 30 मिल गई है। अब समझिए ध्यान से, अब एक कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है, तो कॉसेक, अब 2 थीटा का मतलब देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, 2 थीटा का मतलब क्या है, थीटा का 2 मल्टीप्लाई होगा बना लेगा 60 डिग्री, क्या बना लेगा 60 डिग्री, तो मतलब में कॉसेक 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। और फिर क्या है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये 4/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4/3 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर इतने की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, ये 4/3 आ गई, कितना आ गई 4/3। अब प्लस में, अब फिर समझिए, कॉट है 2 थीटा तो cos 60 हो गया, कितना, cot 60। ठीक, तो cot 60 की वैल्यू हमारी कितना होती है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1/3 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको नीचे कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू हमारी कितना होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और प्लस में अब आएंगे यहाँ पे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का मतलब ये है, tan 2 थीटा का मतलब tan 60, और tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3, इसका 3/1 हो गया। ठीक है, अब आपको इसके आगे बताने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि इसको आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, मेन इसमें था आपका एंगल का निकालना। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, 25,541 स्फेरिकल मेटल्स balls each with a radius of 1 centimeter are melted to the form a cube. What will be the surface area of the cube in centimeter square approximately? इसमें क्या कह रहा है, 2541 गोलाकार धातुमय गेंदों जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकटतम रूप में होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पूछा है। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे कि गोला है, गोलाकार, यानी कि अब यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा एक गोला है जिसे हम कहते हैं स्फीयर, और गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब सिंपल सा क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, पिघला करके टोटल 2541 गोले हैं,
पिघला करके इसको घन के रूप में बदला जाता है। तो घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कहने का मतलब ये जो 2541 गोला है इसका आयतन उस घन के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, ए का क्यूब होता है। क्या होता है, ए का क्यूब। ये हमारी क्या होती है, उसकी एज होती है। क्या होती है, एज। ठीक। अब एक गोले का आयतन जैसे कि हमने आपको बताया कि 4/3 पाई की वैल्यू हम ले, यहाँ पे दिया भी है, नहीं दिया है, इसको हम लेते हैं 22/7। ठीक है, 22/7 ले लेंगे। इसके बाद आर का क्यूब, यानी कि त्रिज्या इसकी 1 है, 1 सा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब करें चाहे स्क्वायर करें वैल्यू एक ही, यानी 1 से गुणा करने वैल्यू चेंज होगी नहीं। ये तो एक गेंद की है। ठीक, लेकिन हमारे पास टोटल गेंद की है कितनी, 2541। कितनी है, 2541। ठीक, इसको 2541 से गुणा कर देंगे। अब ये पूरा आयतन जो है इस गोले के आयतन के, सॉरी घन के आयतन के बराबर हो गया। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या ये सॉल्व होगा, देखते हैं। 3 8 24, 1 25, 3 चौक बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 25, 3 चौके 12, 2 14, 3 7 21। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 21 7, 1 8, 7 दूनी 14 और 7 21 7, 121 आ गया। कितना आ गया, 121। मतलब हमारे पास पूरी वैल्यू मिल गई, ए क्यूब बराबर ये 4 गुणे में 20, सॉरी 22 और गुणे में हमारा हो गया 121। यही बन गया। अब इसके बाद हमें इसका मतलब क्या है, ये जब हटेगा तो इधर आके बना लेगा क्यूब रूट। क्या बना लेगा, क्यूब रूट। अब इसको हमें तोड़ देना है। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे, चलिए बताते हैं। इस हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इस 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, और इस 121 को लिख सकते हैं 11 गुणे 11। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 का पेयर बन के तैयार है। एक पेयर से वैल्यू ये ले लेंगे 2 और एक पेयर से वैल्यू ये ले लेंगे 11। तो कितना हो गया, 11 2 या 22। मतलब कि 22 सेंटीमीटर, कितना, 22 सेंटीमीटर हमारा इसका जो आया वो घन की हमारी एज निकल के आई। क्या निकल के आई, 22 सेंटीमीटर। अब समझिए ध्यान से, ये अगर ए बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर हमसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। अब सिंपल से क्या करना है आपको, 6 और ए की वैल्यू में 22 मिल चुकी है, स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देंगे ये। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा 6 × 22 दूना 44 और 22 दूना 44, 4 48, 444, 484। अब इसको आपको 2 से 6 से गुणा कर देना है, जो होगा वही आपका यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 8 स्टूडेंट्स इज 72 इफ द मार्क्स ऑफ 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स आर आल्सो इंक्लूड द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाई 3, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई द 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स। 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 है। यदि 3 छात्राओं के अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंकों में 3 की वृद्धि हो जाती है। तीनों छात्रों द्वारा अर्जित अंकों का औसत यहाँ पे कितना, हमें ये बताना है। तो हमें सिंपल पहले क्या करना है, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे हमें जानते हैं कि औसत में अगर उनकी संख्या से गुणा कर दें तो हमें उनका योग मिल जाता है, उनकी नंबर का योग हमें मिल जाता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे ये 8 है, 72 है, तो 8 को 72 में गुणा कर देंगे तो इसका हमें जोड़ मिल जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 से 56, 1 57, 576 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि छात्रों के अंकों को भी शामिल कर लिया, 3 छात्रों के अंकों को भी शामिल कर लिया, मतलब 3 छात्र हैं और बढ़ गए, तो 8 में 3 जोड़े गए 11 हो गए। अब कह रहा है कि इनका जो औसत है 3 अंकों में 3 की वृद्धि, यानी कि 72 से 75 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 55 और 11 7 77, 3 80 2 82, मतलब कि 825 आ गया। तो अब इनका हम अंतर जब निकालेंगे, माइनस जब करेंगे, तो 15 से 6 गया 9, 11 से 7 गया 4, 15 से 6 गया 9, 11 से 7 गया 4 और 7 से 5 गया 2, ये कितना आ गया 249। कितना, 249। ये 3 छात्रों का जोड़ है, जो अलग से 3 छात्र इसमें शामिल हुए थे, ये उनका जोड़ है। अब इनका औसत पूछ रहा है, तो इनका जोड़ अगर हमें मिल चुका है 249, तो इनका हमें औसत निकालने में क्या दिक्कत है, 3 से इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 3 8 24 और 3 53 9, ये हमारा कितना हो गया, 83 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे थंबनेल में आपको यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, लेकिन आज आपकी 21 तारीख को क्लास जा रही है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।